स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है और ये रेडिएशन नेचुरली एमिट हो रही होती हैं और ये इनविजिबल होती हैं, लाइक अल्फ़ा बीटा गैमा। तो देखें इधर मैंने लिखा हुआ है वो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा रखते हैं उन एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उन एलिमेंट से रेडिएशन एमिट होने के फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल मैं इधर करता हूँ। ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक की एग्जांपल है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, और यही इसकी एग्जांपल भी आएगी। यानी मैं कहता हूँ कि ये रेडॉन एलिमेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है और साथ ही ये रेडियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन में, ठीक है, कि इसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी हो रही है, यानी एलिमेंट रेडियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नेचुरली एमिट हो रही हैं, तो इसलिए इसको रेडियो एक्टिविटी कह रहे हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी ये हेनरी ने डिस्कवर की थी, और इसने कहा था कि यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है ये नेचुरली रेडिएशन एमिट करती है। फिर इसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी आए, और इन दोनों साइंटिस्ट ने, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने क्या किया, पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर इसके बाद इसी तरह बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए। एक सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हम देखते हैं कि किन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, कौन से चार्जलेस पार्टिकल्स रेडिएशंस हैं। तो इसके लिए हमने ये ब्लॉक लिया हुआ है, इसको कहते हैं लेड ब्लॉक, और इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जिससे ये रेडिएशन एमिट हो रही हैं, और ये रेडिएशन आगे चैम्बर में आ रही है। वैक्यूम चैम्बर है, इस वैक्यूम चैम्बर में एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है। अब देखिए क्या होगा, कुछ रेडिएशन ट्रैवल कर जाएंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कुछ स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। अब जो नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं हम कहते हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल हैं, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये नेगेटिव प्लेट की तरफ चलती हैं। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आती हैं हम कहते हैं ये बीटा पार्टिकल हैं, और ये इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आती हैं। और जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं हम कहते हैं ये गैमा है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होती हैं, ये सीधा फोटोग्राफी फिल्म पे फॉल करती हैं और ये फोटोग्राफी फिल्म को अफेक्ट भी करती हैं, उसमें चेंजिंग लाती हैं। तो इनको कहते हैं गैमा रेडिएशन। अल्फ़ा जो होती हैं, अल्फ़ा को कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई भी इसको कहते हैं अल्फ़ा को, क्योंकि हीलियम में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सिमिलर अल्फ़ा में भी क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए अल्फ़ा को हीलियम के न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमने देख लिया, छोटा सा टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, इस पर 2 स्टार लगा लें। अब आ जाए न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ट्रांसम्यूट हो जाना, चेंज हो जाना। अब ये कैसा चेंज होना है इसमें देखेगा, मैं कहता हूँ ये रेडियम है, एलिमेंट है, रेडियम का एलिमेंट रेडॉन के न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूट हो गया, तब्दील हो गया, चेंज हो गया, और साथ इसने रेडिएशन एमिट की, अल्फ़ा रेडिएशन एमिट की या अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया। अब देखें ये क्या हो रहा है, ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डिके करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और साथ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिट करता है। ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, इसलिए ये बीटा पार्टिकल को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि बीटा पे भी -1 चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्ज होता है। अब देखें थोरियम का न्यूक्लियस है, थोरियम का न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मिट करेगा या बीटा पार्टिकल मिट करेगा, और साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटैक्टेनियम में। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताई, ये तीनों एग्जांपल में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूट हो रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में कहेंगे कि अगर पार्टिकल या रेडिएशन मिट हो किसी न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगी, और चेंजेस आने के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और ये जो एलिमेंट होता है, ओरिजिनल एलिमेंट, इसको कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। ये जैसे ये एलिमेंट है रेडियम, ये ओरिजिनल एलिमेंट है, इसको पेरेंट एलिमेंट कहेंगे। और ये जिसमें कन्वर्ट हो जाता है जैसे ये है, इसको कहेंगे डॉटर एलिमेंट। ये नाम रखते हैं इसमें, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट, और ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पार्टिकल्स और रेडिएशन emitted from the nucleus and some changes are occur in the nucleus and the element dot parent element changes into daughter element. This phenomena is known as photoelectric effect. क्या होता है कि ये जो एलिमेंट होता है न्यू एलिमेंट में आ जाता है, जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है इसको पेरेंट, और जो जिसमें कन्वर्ट होता है उसको डॉटर एलिमेंट कहते हैं। बेसिकली बच्चों ये जो है ना प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है, ये किसी टेम्परेचर, प्रेशर
और किसी केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जस्ट न्यूक्लियर फिनोमेना, टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ये जैसा होता है वैसे नेचुरली करता रहता है। इधर मैंने लिखा हुआ है नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर फिजिकल मीन टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा बच्चे, इसमें देखें ये इसको चूँकि इधर अल्फ़ा एमिट हो रहा है तो इसलिए इसको अल्फ़ा डिके भी कहते हैं, और यहाँ से थोरियम प्रोटेक्टिव में चेंज हो रहा है, बीटा एमिट हो रहे हैं इसलिए इसको बीटा डिके भी कहते हैं। अब गैमा डिके में ये होता है न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है, जैसे हम कहते हैं ना एटम ऑक्साइड होता है, उसी तरह हम कहते हैं कि न्यूक्लियस एक्साइट होता है, जब डी एक्साइड होता है तो रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो न्यूक्लियस से रेडिएशन आती है यानी न्यूक्लियस के डी एक्साइट होने से जो रेडिएशन आती हैं इनको गैमा रेडिएशन कहते हैं। इनके जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशंस हैं, इनको जनरल लिख सकते हैं। जैसे ये वाला इसको जनरल लिख लेते हैं x, और इसका एटॉमिक नंबर इसको z से लिखेंगे, मास नंबर को a से लिखेंगे, और जब ये डिके होता है तो क्या होगा, इसमें इसको y से लिख लेंगे डॉटर एलिमेंट, और ये पेरेंट एलिमेंट है। और इसमें देखें क्या हो रहा है कि इसमें शुरू में क्या हो रहा है, पहले 88 था फिर 80 हो गया, यानी इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, इधर z माइनस 2 और a माइनस 4, और इधर साथ हीलियम इमिट हो जाता है। यानी इधर क्या हुआ, हीलियम इमिट हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए, तो ये हीलियम को ही हम इधर अल्फ़ा कह रहे हैं। और ये देखें 2 इमिट हुआ तो 2 एटॉमिक नंबर कम होगा तो z माइनस 2 कर दिया, 4 भी इसमें से मास नंबर कम होगा तो a माइनस 4 लिख दिया, ये जनरल लिखा। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं और ये जनरल है, इसी तरह बाकी को भी हम जनरल लिख सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखने लगे हैं हाफ़ लाइफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इस पर 3 स्टार लगा लें। हाफ़ लाइफ बेसिकली वो टाइम है जिसमें हाफ एटम्स डिके हो जाते हैं। अब डिके का मतलब क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था। डिके बेसिकली कहते हैं, जैसे ये देखें रेडियम का एलिमेंट है और ये रेडोन में कन्वर्ट हो जाता है जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, तो ये डिके हुआ, रेडियम डिके हो रहा है रेडोन में, यानी रेडियम कन्वर्ट हो गया है रेडोन में। ठीक है, तो कन्वर्ट होने को डिके भी कह रहे हैं इधर। तो देखें वो टाइम जिसमें हाफ एटम डिके हो जाएं इसको कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ बना हुआ है, इसको ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ का नाम रखेंगे, ये रेड कलर का जो ग्राफ है इसका नाम है डिके कर्व। अब इसमें देखें ग्राफ से पहले मैंने ये एटम शो किए हुए हैं, ये ब्लॉक है, इसमें 16 एटम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस ब्लॉक में 8 रह जाएंगे, फिर 4, फिर 2। अब देखें स्टार्टिंग में ओरिजिनल एटम 16 थे जिसको N0 से इधर लिखा हुआ है, और हाफ एटम डिके हो गए, मतलब हाफ एटम कन्वर्ट हो जाएंगे रेडियम से रेडोन में। और सपोज़ ये सारे एटम रेडियम के हैं और हाफ इसमें 60 में से हाफ कन्वर्ट हो गए रेडोन में, और बाकी हाफ 8 रह जाएंगे, अनडिके रह जाएंगे। आप देखें वो जितना भी टाइम लगेगा 16 से 8 डिके होने में, उस टाइम को कह देंगे हाफ लाइफ। फिर अगली हाफ लाइफ की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, इधर 8 हैं तो फिर हाफ डिके हो जाएंगे और हाफ रह जाएंगे, 4 अनडिके रह गए और 4 डिके हो गए। तो ये जितना टाइम लगेगा इसको हाफ लाइफ कहेंगे। इसी तरह निकालते जाएं, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ में फर्दर ये 4 थे, 4 में से क्या हो गया, ये 2 और डिके हो जाएंगे और बाकी 2 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हाफ लाइफ की एक एग्जांपल। और ग्राफ जब हम बनाते हैं तो देखें ये ग्राफ नीचे की तरफ चल रहा है, और ये ग्राफ ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम से डिक्रीज़ करते जा रहे हैं जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ती जा रही है। 16, 8, 4, 2 मतलब एटम डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर इधर देखें सपोज इधर ओरिजिनल एटम N0 थे, अब जनरल बात कर रहा हूँ, N0 है तो 2 पे डिवाइड कर दें, हाफ रह जाएंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, फर्दर हाफ रह जाएंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, फिर फर्दर हाफ रह जाएंगे, और इसको 1/8 लिख देंगे। यानी इसको मैं यूँ लिखता हूँ, N थे ओरिजिनल, तो हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे, 2 पे डिवाइड कर दें, फिर अगली हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर उससे अगली हाफ लाइफ में कितने रह जाएंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 × 4 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल हम इसको लिख सकते हैं। और इसका जब फॉर्मूला बनाएंगे ना तो देखें इधर 1/2 आ रहा है, इधर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/2 N0, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/2 × 1/2 N0। तो देखें इधर 1/2 2 दफ़ा आ रहा है, इधर 1/2 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसका फिर हम स्केल लिख सकते हैं। मतलब अब नेक्स्ट आएगा तो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका जनरल हमने फार्मूला बना दिया। अनडिके एटम कितने रह जाते हैं, कुछ तो डिके हो जाते हैं, 16 हैं, 16 में से 8 डिके हो गए, बाकी 8 बाकी रह गए। और अनडिके एटम्स का ये फार्मूला है 1/2 स्क्वायर N0। अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट हाफ लाइफ है
तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, ये कितने रह जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इधर मैं जनरल लिख लेता हूँ n, ये पावर n है। अब इधर फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए कहेंगे n की वैल्यू 1 होगी। अगर इधर n 1 पुट करें तो ये 1/2 ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ सेकंड हाफ लाइफ है तो n की जगह 2 लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अगर थर्ड हाफ लाइफ है तो n की जगह 3 लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये अनडिके एटम्स का फॉर्मूला हो गया। अब हम इधर कहते हैं कि ये जो डिकेइंग एटम है उसको डेल्टा n से लिख दिया, जो एटम डिके कर रहे हैं, और इधर हमने लेट कर लिया कि ओरिजिनल एटम n है। जैसे इधर ओरिजिनल एटम को n नॉट से लिखा था, लेकिन इधर ओरिजिनल एटम को n से लिख रहे हैं। एटम उतने ही डिके ज़्यादा होंगे जितने ओरिजिनल एटम्स होंगे। फिर एटम इसमें मैं कहता हूँ जितने एटम डिके हो रहे हैं वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एटम ज़्यादा डिके होंगे, टाइम कम है तो कम डिके होंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन आ गए, इनको कंपेयर करते हैं, एक साइड सेम है तो ये आ जाएगा डेल्टा n इज प्रोपोर्शन टू माइनस एन डेल्टा टी। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा आएगा, और लैम्डा का नाम रख देंगे डिके कांस्टेंट। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो ये कैपिटल एन इधर डिवाइड किया, नेगेटिव को इधर लेके, ठीक है, ये इधर बच जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा टी। और अब लैम्डा को भी डिवाइड कर डेल्टा टी को भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। इस लैम्डा का नाम रखा हुआ है डिके कांस्टेंट। और ये डिके कांस्टेंट हमें क्या बताएगा, अगर ये डिके कांस्टेंट स्मॉल है, अगर डिके कांस्टेंट स्मॉल है तो एटम भी स्मॉल डिके होंगे, अगर डिके कांस्टेंट लार्ज है तो हम कहेंगे एटम ज़्यादा डिके होंगे। अब देखें, अब आप देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि 16 एटम है, इनमें से हाफ डिके हो गए, तो 60 में से कौन से हाफ डिके होंगे, हमें नहीं इसका पता। ये नेचुरल फिनोमेना है। जैसे हम डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि इस पूरे एरिया की आबादी 1 लाख है। सपोज़ आप जिस एरिया में रहते हैं उस कॉलोनी की आबादी 1 लाख है, तो आप देख रहे होंगे कि डेली या 2 दिन बाद या कुछ दिन बाद ऐलान होता है कि किसी पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, तो किसकी डेथ होनी है ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह ताला को पता है। किसी की भी डेथ हो सकती है, इधर डेथ का मतलब डिके रख लेते हैं। अब इसमें 16 एटम्स हैं, 60 में से किन की डेथ होनी है, कौन डिके करेंगे ये हमें नहीं पता। ये कोई भी हो सकता है, रैंडम फिनोमेना है, कोई भी, ये वाला डिके हो सकता है, ये वाला डिके हो सकता है, ये वाला डिके हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये रैंडम फिनोमेना है। लेकिन ये हमें कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि 16 है तो हाफ डिके हो जाएंगे, बाकी हाफ रह जाएंगे। और हाफ डिके होने का जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो जो यूरेनियम की ये हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि यूरेनियम की हाफ लाइफ देखें, यूरेनियम का आइसोटॉप है कौन सा, 238, इसकी हाफ लाइफ 4.5 10⁻9 ईयर्स होती है, बहुत ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है। और रेडॉन गैस की बात करें तो बहुत स्मॉल भी होती है, जैसे 3.8 डेज़, मतलब ये तकरीबन 4 डेज़ में क्या होगा, रेडॉन गैस के हाफ एटम डिके हो जाते हैं। और यूरेनियम की क्या होती है, बहुत सालों बाद इसके हाफ एटम डिके होते हैं। हमारे पास ना ये रिलेशन है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 0.693। ये डेरिवेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है। लैम्डा फॉर डिके कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट फैक्टर आता है। अब लास्ट पॉइंट में ना आपकी बुक में ये पैराग्राफ में लिखा होगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप स्टेबल एलिमेंट लें, ये एटम है, न्यूक्लियस है, स्टेबल एलिमेंट लिया जो रेडिएशन इमिट नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि ये स्टेबल एलिमेंट है। इस पे वेरी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे, कोलाइड करेंगे, ये मूव करता हुआ आ रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जब कोलाइड करेगा तो इस स्टेबल एलिमेंट से कोलाइड करने के बाद ये जो स्टेबल एलिमेंट है ये अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा, यानी ये भी अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन एमिट कर देगा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक हाफ लाइफ। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।